गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला यानी कि आज का क्लास। तो ध्यान दीजिएगा कि केमिस्ट्री में हम पहला चीज स्टार्ट किए थे धातु, और पहला चैप्टर क्या था, धातु था। उसके बाद यानी कि आज धातु को समाप्त करते हुए हम अधातु भी स्टार्ट कर दिए। यानी कि स्वाभाविक चीज है कि धातु चैप्टर समाप्त होने के बाद अधातु स्टार्ट होगा ही, यानी कि मेटल आज समाप्त हो जाएगा और नॉन मेटल स्टार्ट भी हो जाएगा। तो आइए कुछ कुछ जो चीज यानी कि मेटल का धातु का जो चीज बचा है उसके बाद ही हम अधातु स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहला चीज ध्यान देते हैं, यानी कि टीन। टीन क्या है कि टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहा जाता है। यानी कि टीन की अधिक मात्रा को अगर मिला दिया जाता है तो क्या कहलाता है, श्वेत कांसा। तो ध्यान दीजिएगा ये सब मिश्र धातु जो है, ये मिश्र धातु हम अलग यानी कि चार्ट बनाकर लेकर लाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा मिश्र धातु एक अलग यानी कि जितना भी मिश्र धातु है एक अलग पार्ट में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा आज का जो पहला क्या था कि टीन की अधिक मात्रा के कारण ही वह श्वेत कांसा बनता है। फिर सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। यानी कि सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा होने के लिए यानी कि कराने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो वह सिल्वर आयोडाइड। यानी कि सिल्वर आयोडाइड के कारण ही कृत्रिम वर्षा होती है। यानी कि कृत्रिम वर्षा होने कराने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का ही उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के काम के लिए होता है। फिर सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा या चांदी मिलाया जाता है। यानी कि सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा या चांदी मिलाया जाता है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। उसके बाद आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। यानी कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का, 24 कैरेट का। और आभूषण बनाने के लिए वो शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट का नहीं होकर क्या होता है, तो 22 कैरेट का होता है। यानी कि आभूषण बनाने के लिए जो सोना होता है वह 22 कैरेट का होता है। और यानी कि कह सकते हैं कि सोना को ठोस बनाने के लिए हम तांबा या चांदी मिलाया जाता है। यानी कि आभूषण बनाने के लिए भी उसमें हम यानी कि क्या मिलाया जाता है, तांबा या चांदी की मिलाया जाता है, जिसके कारण 22 कैरेट का होता है। यानी कि आभूषण के लिए 24 कैरेट का सोना हो ही नहीं सकता। तो ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का और आभूषण बनाने के लिए सोना 22 कैरेट का होता है। फिर चलिए आते हैं इस सब फॉर्मूला क्या है, हरा कशिश, उजला थोथा, लाल थोथा और नीला थोथा। देखिए कहीं कहीं इंग्लिश में भी लिखा रहेगा क्या कि हरा कशिश को ग्रीन विट्रॉल, और उजला थोथा को व्हाइट विट्रॉल, और लाल थोथा को रेड विट्रॉल, और नीला थोथा को ब्लू विट्रॉल। यानी कि ये सब चीज दोनों चीज को ध्यान में रखना है। हरा कशिश को ही हम कहते हैं ग्रीन विट्रॉल, और उजला थोथा को ही कहा जाता है व्हाइट विट्रॉल, और लाल थोथा को ही कहते हैं रेड विट्रॉल, और नीला थोथा को कहते हैं ब्लू विट्रॉल। यानी कि दोनों चीज को साथ ही साथ ध्यान रखना है। हरा कशिश भी हरा कशिश और ग्रीन विट्रॉल दोनों साथ में रखना है। तो ध्यान दीजिएगा किस चीज को हम कहते हैं हरा कशिश, तो फेरस सल्फेट को। किस चीज को हम कहेंगे हरा कशिश, तो फेरस सल्फेट को कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 × 5H2O। यानी कि इसी चीज को हम कहते हैं क्या, हरा कशिश। और हरा कशिश को एक अन्य नाम क्या है, तो रोमन विट्रॉल भी कहा जाता है। यानी कि हरा कशिश को ही रोमन विट्रॉल भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हरा कशिश क्या है, ग्रीन विट्रॉल, और इसका फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट FeSO4 × 5H2O। क्या है, ग्रीन विट्रॉल को क्या कहते हैं, हरा कशिश। उसका फॉर्मूला है फेरस सल्फेट FeSO4 × 5H2O। इसी को अन्य नाम क्या है, तो रोमन विट्रॉल कहते हैं। फिर चलते हैं उजला थोथा। क्या है, उजला थोथा यानी कि व्हाइट विट्रॉल। इसका जो फॉर्मूला है जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O। क्या है, जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O। यानी कि ZnSO4 × 7H2O को ही हम कहते हैं उजला थोथा, यानी कि जिंक सल्फेट। क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को कहते हैं उजला थोथा, या फिर हम कह सकते हैं व्हाइट विट्रॉल। तो उसको क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट। ध्यान दीजिएगा चार चीज ध्यान रखना है। उजला थोथा को ही कहा जाता है व्हाइट विट्रॉल, और जिंक सल्फेट कहीं कहीं डार्क लिखा है जिंक सल्फेट। अगर फॉर्मूला पूछे तो ZnSO4 × 7H2O। तो फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है, नाम को भी ध्यान में रखना, और ये हिंदी इंग्लिश में दोनों को ध्यान में रखना है। तो उजला थोथा हो गया व्हाइट विट्रॉल, नाम क्या हो गया इसको, यानी कि जिंक सल्फेट। इसका फॉर्मूला हो गया ZnSO4 × 7H2O। क्या हो गया, ZnSO4 × 7H2O। फिर चलते हैं लाल थोथा। लाल थोथा यानी कि रेड विट्रॉल।
तो लाल थोथा को ही कहते हैं रेड विट्रॉल, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, कोबाल्ट सल्फेट, यानी कि कोबाल्ट सल्फेट को ही हम लाल थोथा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाल थोथा को ही क्या कहते हैं, कोबाल्ट सल्फेट। इसका फॉर्मूला आता है CuSO4 × 7H2। क्या हो जाता है, CuSO4 × 7H2, यानी कि कोबाल्ट सल्फेट। तो कोबाल्ट सल्फेट को ही क्या कहते हैं, लाल थोथा, रेड विट्रॉल। फिर चलते हैं नीला थोथा, यानी कि नीला थोथा मतलब हो गया ब्लू विट्रॉल। और कॉपर सल्फेट क्या है, यहाँ कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2 को ही कहते हैं क्या, तो नीला थोथा। नीला थोथा को हम CuSO4 × 5H2 यानी कि कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा। और साथ ही में इसका नाम क्या है, इसे तुतिया भी कहा जाता है, यानी कि तुतिया किसको कहा जाता है, तो नीला थोथा को क्या है, नीला थोथा को तुतिया भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। पहला क्या था, हरा कशिश यानी कि फेरस सल्फेट FeSO4 × 5H2O, इसी को कहते थे रोमन विट्रॉल। फिर चलते हैं उजला थोथा क्या था, व्हाइट विट्रॉल। ये क्या था, जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O। क्या था, जिंक सल्फेट को ही उजला थोथा कहते हैं, ZnSO4 × 7H2O। फिर लाल थोथा रेड विट्रॉल, इसको कहते हैं किसको, तो कोबाल्ट सल्फेट COSO4 × 7H2O। फिर चलते हैं नीला थोथा, ये हो गया क्या, कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। और इसी को हम क्या कहते हैं, तुतिया इसी को कहा जाता है, किसको, तो नीला थोथा को, यानी कि कॉपर सल्फेट को। आइए बात करते हैं प्याज। लहसुन में जो गंध होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो पोटेशियम के कारण होता है, यानी कि पोटेशियम की उपस्थिति के कारण ही लहसुन और प्याज में गंध होता है। यानी कि लहसुन और प्याज का जो गंध होता है पोटेशियम के कारण ही, यानी कि पोटेशियम की उपस्थिति के कारण ही इसमें गंध पाया जाता है। यानी कि यहां तक मेरा धातुएं चैप्टर समाप्त होकर आते हैं अधातुएं। अधातुएं क्या आते हैं, अधातुएं चैप्टर पर। तो पहला ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है अधातु में, तो पहला आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधातुएं तत्व हैं। क्या है, 22 अधातुएं तत्व हैं, यानी कि 22 क्या है, नन मेटालिक है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आधात्विक तत्व हैं, तो वह है 22 नन मेटालिक है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार नन मेटालिक कितना है, तो 22, यानी कि 22 आवर्त सारणी के, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 यानी कि 22 नन मेटालिक है, यानी कि अधात्वीय तत्व है। फिर बात करते हैं अधातुएं सामान्यतः उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। हम बताए थे कि धातुएं सामान्यतः क्या होती थी, उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती थी, लेकिन अधातुएं क्या होती है, सामान्यतः उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद क्या बच जाता है, ग्रेफाइट। अपवाद मेरा क्या है, ग्रेफाइट। ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ये क्या है, ये विद्युत का और उष्मा का सुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत और उष्मा का सुचालक होती है। और धातुएं जो है सामान्यतः उष्मा विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन धातुएं सामान्यतः उष्मा विद्युत की सुचालक होती है। अपवाद एक बचता ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, अधातुएं होकर ही ये उष्मा का और विद्युत का सुचालक होती है, यानी कि इससे करंट पास हो सकता है, यानी कि ग्रेफाइट से करंट पास हो सकती है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन सा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 चीज हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ये क्या है, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन सा है, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा क्या है, तो ट्राइटियम है। क्या है, ट्राइटियम। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा क्या है, ट्राइटियम। यानी कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो 3 समस्थानिक। फिर बात करते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड यानी कि D2O को भारी जल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारी जल का सूत्र क्या हो जाता है, D2O हो जाता है। यानी कि भारी जल को, यानी कि D2O को ही हम भारी जल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड यानी कि D2O को ही हम भारी जल कहते हैं। फिर है भारी जल की खोज कब हुई, 1932 यानी कि 1932 ईस्वी में यूरे और वासबर्न ने की थी।
यानी कि भारी जल की जो खोज कब हुई 1932 में, यानी कि भारी जल की जो खोज हुई 1932 ईस्वी में। बात करते हैं भारी जल। भारी जल जो है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है। भारी जल क्या है, 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। हम बताए थे पिछले क्लास में, पारा जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है, और अल्कोहल जो था -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता था। तो ये दो चीज, ये सब चीज भी यानी कि पिछले का चीज अगर मिल जाता है तो ये सब चीज रिवीजन के लिए हम लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, पारा क्या है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, और अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारी जल क्या है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये जमता है। फिर ओजोन, ओजोन जो है उसका सूत्र क्या है, O3, यानी कि O3 को हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। यह ऑक्सीजन का क्या है, एक अपरूप है, यानी कि ओजोन भी क्या है, यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। तो ओजोन यानी कि O3 भी क्या है, ऑक्सीजन का एक अपरूप। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का ये दिख भी रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का यानी कि कह सकते हैं प्रतीक, ये क्या होता है, O होता है। तो ओजोन भी क्या है, ऑक्सीजन का अपरूप है। तो ध्यान दीजिएगा, समुद्री तट से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, समुद्री तट से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। अंतिम पॉइंट जो बचा है वो है ओजोन। ओजोन जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाती है। पहला अंतिम पॉइंट क्या था कि ओजोन जो है सूर्य से आने वाली कौन किरण, पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से कौन बचाती है, तो ओजोन बचाती है। तो ध्यान दीजिए, ओजोन का जो सूत्र है O3 है, और ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, ओजोन का सूत्र O3, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, जो कि बहुत आसान होता है और खासकर छूट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ओजोन का जो सूत्र होता है यानी कि O3 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हरा कशिश, ग्रीन विट्रॉल, उजला होता है, यानी कि ग्रीन विट्रॉल क्या हो जाता है, फेरस सल्फेट हो जाता है, FeSO4 × 5H2 हो जाता है। और जिंक सल्फेट जो क्या हो जाता है, उजला होता है, GnSO4 × 7H2O। लाल होता जो है कोबाल्ट सल्फेट, CuSO4 × 7H2O। और लास्ट बचता है नीला होता, और यानी कि CuSO4 × 5H2O। इसी को हम क्या कहते हैं, तुतिया कहते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, यानी कि मेरा एक क्लास समाप्त होता है। तो तब तक के लिए थैंक यू।